बच्चों, अपने पिछले वीडियोस में हमने बात की कि पुष्पी पादपों में नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण कैसे होता है। हम यह भी जान चुके हैं कि सफल लैंगिक जनन के लिए नर और मादा युग्मकों का परिवहन और उनका आपस में मिलना बहुत महत्वपूर्ण होता है। पुष्पी पादपों में नर युग्मक परागकण में और मादा युग्मक भ्रूणकोश में होता है। ये दोनों युग्मक अचल होते हैं, इसलिए इनको साथ साथ किस तरीके से लाया जाए, यानी ये दोनों आपस में कैसे मिले, तो उसके लिए एक प्रक्रिया होती है जिसे हम परागण या पॉलिनेशन कहते हैं। परागण को कुछ इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। परागकोश के फटने के बाद परागकणों का स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया परागण या पॉलिनेशन कहलाती है। परागण मुख्यतः दो प्रकार का होता है, स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन, पर परागण यानी क्रॉस पॉलिनेशन। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, स्वपरागण में मतलब जो एक ही पौधे में हो जाता है, पर परागण मतलब जो दो पौधों के बीच में होता है। स्वपरागण भी दो प्रकार का होता है, स्वयुग्मन और सजात पुष्पी परागण। स्वयुग्मन क्या होता है? जब किसी पुष्प के परागकण माना ये एक पुष्प है, जब किसी एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो उसे स्वयुग्मन कहते हैं। जबकि सजात पुष्पी परागण में एक पुष्प के परागकण उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो उसे सजात पुष्पी परागण कहते हैं। सजात पुष्पी परागण में पौधा तो वही होता है, लेकिन पुष्प अलग अलग होते हैं। अब स्वपरागण होने के लिए कुछ शर्तें होती हैं, अब उनको थोड़ा सा सुन लेते हैं। वो शर्तें क्या होती हैं? पहली शर्त है, पादप उभयलिंगी होना चाहिए, यानी उस पौधे में नर और मादा पुष्प दोनों होने चाहिए। दूसरा शर्त है, स्त्री केसर और पुंकेसर साथ साथ परिपक्व होने चाहिए, इसको हम होमोगैमी कहते हैं। और तीसरा है अनुन्मीय पुष्प, जिनको हम क्लिस्टोगेमस फ्लावर कहते हैं। कुछ पौधों जैसे ऑक्सैलिस कॉमेलिना आदि में दो प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। देखिए, आपकी पाठ्य पुस्तक में भी एक ऐसा ही पौधा दिखाया गया है जिसमें दो प्रकार के पुष्प लगे हैं। उन्मी परागणी पुष्प जो सामान्य पुष्प होते हैं, जिसमें परागकोश और वर्तिकाग्र एक्सपोज्ड होते हैं, खुले होते हैं, जबकि दूसरे होते हैं अनुन्मील पुष्प यानी क्लिस्टोगेमस फ्लावर, जिनमें परागकोश और वर्तिकाग्र ढके हुए होते हैं। ये वे पुष्प होते हैं जो कभी नहीं खिलते हैं, तो इनमें पर परागण का कोई संयोग नहीं होता है और ये हमेशा स्वपरागण ही करते हैं। स्वपरागण करने के कुछ लाभ भी होते हैं, जैसे कि स्वपरागण बहुत सरल होता है। स्वपरागण में परागकण व्यर्थ नहीं होते हैं। चूंकि स्वपरागण एक ही पौधे में संपन्न हो जाता है, इसलिए शुद्ध वंशक्रम बना रहता है और स्वपरागण करने वाले पौधों में मकरंद को स्रावित करने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। जहां एक और लाभ है, वहीं एक और इसमें बहुत सारी हानियां भी हैं, जिनमें से सबसे मेन है कि स्वपरागण करने वाले पौधों में संकर ओज यानी हाइब्रिड पौधे के जो गुण होते हैं, यानी संकर बीजों के जो गुण होते हैं, संकर पौधों के जो गुण होते हैं, वो स्वपरागण करने वाले पौधों में नहीं होते हैं। इसमें पादप विकास की संभावनाएं कम होती हैं और ये कम उत्पादकता वाले भी होते हैं। अब बात कर लेते हैं परपरागण की। परपरागण में किसी पौधे के परागकोश के फटने के बाद परागकण पॉलन ग्रेन्स मुक्त होते हैं और वो उसके बाद किसी दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर जाकर गिर जाते हैं, तो उसे हम परपरागण कहते हैं। परपरागण के लिए
पुष्पों को एक लिंगी होना चाहिए और उसके नर और स्त्री केसर और पुंकेसर को अलग अलग समय पर परिपक्व होना चाहिए। दूसरी शर्त है वो उनमें सेल्फ स्टेरिलिटी होनी चाहिए, यानी स्वबंधिता होनी चाहिए। और स्वबंधिता किसे कहते हैं? कोई पौधे क्या करते हैं, जब उनके फूलों के पराग कण उसी फूल के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो वहां पर वो उनको अंकुरित नहीं होने देते हैं। इसको स्वबंधिता कहते हैं, जो कि परपरागण की एक शर्त है। उसके बाद कभी कभी शारीरिक रूप से भी पौधे के स्त्री केसर और पुंकेसर आपस में मिलने में असमर्थ होते हैं, जिसमें स्त्री केसर पुंकेसर से लंबा भी हो सकता है, तो उन फूलों में भी परपरागण ही होगा, उन पौधों में भी परपरागण ही होगा। और अगली शर्त है पुष्प का कैस्मोगैमस होना, यानी पुष्प उन्मील्य होंगे, यानी वो पुष्प सामान्य पुष्प होंगे या हमेशा खिले वाले पुष्प होंगे जिसमें परागकोश और वर्तिकाग्र एक्सपोज्ड होंगे, किसी भी आवरण से ढके हुए नहीं होंगे। परपरागण करने वाले पौधों में बीज बड़े और अच्छे बनते हैं, उनमें संकर ओज पाया जाता है और उनमें विविधता भी पाई जाती है। जबकि वहीं दूसरी ओर चूंकि परपरागण में संयोग बहुत अधिक होता है तो इसमें अधिक मात्रा में परागकणों की आवश्यकता होती है। इसमें हम शुद्ध वंशक्रम को नहीं मेंटेन करके रख सकते और उसमें हानिकारक जीन का समावेश भी होने के चांस रहते हैं। गेहूं, चावल, टमाटर आदि बहुत सारे पौधों में स्वपरागण होता है, जबकि घासें, कैटकिन्स और डैंडेलियन आदि पौधे परपरागण करते हैं। अब चूंकि परागण की क्रिया पौधों के जीवन चक्र में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए वो इसके लिए एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं। स्ट्रेटेजी में वो क्या करते हैं कि किसी अभिकर्मक, जिसको हम एजेंट कहते हैं, उसकी मदद लेते हैं, जो कि हेल्प करते हैं उनके पराग कणों को, पॉलन ग्रेन्स को ले जाकर वर्तिकाग्र के ऊपर डालने में पौधों की मदद करते हैं। परपरागण एजेंट्स के आधार पे हम कुछ इस तालिका से समझ सकते हैं। जैसे अगर परागकण वायु द्वारा ले जाए जा रहे हैं तो उसे हम एनिमोफिलाई कहते हैं, जैसे घासों और भुट्टों में। जैसे भुट्टे की जो बाल नुमा संरचनाएं आपको दिखाई देती है ना, वो वर्तिका और वर्तिकाग्र होते हैं, वो हवा में झूलते रहते हैं ताकि वो आने वाले पराग कणों को ग्रहण कर सके। वायु द्वारा परागित पौधों के परागकण छोटे होते हैं, हल्के होते हैं, शुष्क होते हैं, संख्या में अधिक बनते हैं और उनमें पंख जैसी संरचनाएं भी पाई जा सकती हैं। और वायु परागित पुष्पों के वर्तिका और वर्तिकाग्र बाहर निकले हुए या ब्रश जैसी संरचना के भी होते हैं ताकि वो पराग कणों को आसानी से ग्रहण कर सके। जल द्वारा परागण हाइड्रोफिलाई कहलाता है, जो जोस्टेरा सेरेटोफाइलम जैसे पौधों में पाया जाता है। जल परागण पुष्पी पादपों में बहुत कम देखने को मिलता है और अधिकतर ये एक बीजपत्री में दिखता है। प्रमुख एजेंट जो परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो है कीट, और कीटों में भी लगभग 80% परागण मधुमक्खियों द्वारा होता है। परागण की क्रिया द्वारा कीट पौधे की मदद करते हैं और बदले में पुरस्कार के रूप में उनको पौधों से मकरंद मिलता है। कीट द्वारा परागित पौधे सामान्यतः बड़े होते हैं, रंगीन होते हैं, चमकदार होते हैं और मकरंद से युक्त होते हैं, नेक्टर से युक्त होते हैं, और इनके परागकण जो है वो चिपचिपे होंगे ताकि ये कीड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। जैसे आम, सेब आदि में कभी कभी पक्षी जैसे निकोटियाना और एरिकेसी में पक्षी भी परागण का कार्य करते हैं, जिसे हम ऑर्निथोफिलाई कहते हैं। ये फूल बड़े होंगे, आकर्षक होंगे, चमकदार और प्याले नुमा भी
हो सकते हैं, जैसे सनबर्ड और हमिंग बर्ड्स ये भी परागण में मदद करते हैं। चमगादड़ों द्वारा परागण कदम्ब और कचनार में देखने को मिलता है और कुछ ट्रॉपिकल प्लांट्स में भी देखने को मिलता है। इनमें अधिक मकरंद पाया जाता है और ये रात में खिलते हैं। कभी कभी घोंगे जैसे लेमना और क्राइसेंथेमम में घोंगे भी परागण का कार्य करते हैं, जिसको हम मेलेकोफिलाई कहते हैं। ये पौधे जलीय होते हैं। कुछ जंतु लीमर, गीको छिपकली आदि भी परागण का कार्य करते हैं। वे पौधे जो जंतु परागण यानी ज़ूफिलाई द्वारा परागण करते हैं, वो किसी विशेष जाति के पादप के लिए अनुकूलित होते हैं। आपकी एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक में कुछ पौधों में परागण की प्रक्रिया को विशेष रूप से बताया गया है, जिसमें वेलिसनेरिया में परागण को बताया गया है। वेलिसनेरिया का यहाँ पर आप चित्र भी देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है। इसमें नर पौधा नर पुष्प उत्पन्न करता है, जो पानी में टूटकर सतह पर आकर खुल जाता है, और मादा पौधा कुंडलित वृंत पर लगा होता है। जब नर मादा के पास आता है तो परागकोश फटकर वर्तिकाग्र से चिपक जाते हैं। यहाँ पर आप चित्र देख सकते हैं, ये देखिए, इस तरीके से वेलिसनेरिया में परागण होता है। एमोरफेलस में परागण के बदले कीटों को अंडे देने के लिए जगह देता है। ऐसा ही एक कोऑपरेशन युक्का के पौधे में और मौत की एक प्रजाति के बीच में पाया जाता है। मौत युक्का में परागण करता है और परागण के बदले युक्का का पौधा उसको अंडे देने के लिए जगह देता है। एक स्पेशल टाइप का मैकेनिज्म साल्विया में भी पाया जाता है, जिसे हम लीवर मैकेनिज्म कहते हैं। कुछ चित्र ये आपके पाठ्य पुस्तक में भी दिए गए हैं, जैसे कीट परागण यहाँ पर दर्शाया गया है, और उसके बाद नीचे एक और चित्र यहाँ पर दिया गया है, जिसमें वायु परागित पुष्पों के पुष्प क्रम तथा पुंकेसरों को यहाँ पे दर्शाया गया है कि वो किस प्रकार से होते हैं, जिससे उनमें वायु परागण आसानी से हो जाए। आज हमने परागण की प्रक्रिया को समझने का प्रयत्न किया। अब आपको क्या करना है, आपके आसपास जितने भी पौधे पाए जाते हैं, आपको उनकी सूची बनानी है और आपको ये पता लगाने का प्रयास करना है कि उन पौधों में पॉलिनेशन का एजेंट कौन हो सकता है। आज जो कुछ भी आपने सीखा, आप उसे समझने का प्रयास कीजिएगा। अगले वीडियो में हम पॉलिनेशन के बाद लैंगिक जनन में कौन सी प्रक्रिया होती है, कौन सी घटना होती है, उसको जानने का प्रयास करेंगे।